हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे अपनी बॉटनी के अंदर आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जिसके अंदर अब तक अपन ने डिस्कस कर लिया था अपनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रतिपालनीय कृषि, अपना लास्ट चैप्टर था। आज अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी के बारे में। ठीक है, सारे के सारे जैविक रूप से ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ईंधन के जो स्रोत हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से होते हैं, जिसमें मेन अगर बात करें तो इसमें अपन ने नवीनीकरणीय स्रोत, अनवीनीकरणीय स्रोत, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन सा दे रखा है। उसके बाद में 6 अपने जैविक रूप से ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैविक रूप से ऊर्जा के स्रोत में अपने पेट्रोल, डीजल से रिलेटेड, मतलब जिस भी कोयले से या फिर किस प्रकार से अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन जैविक रूप से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल चीज यहाँ पर क्या दी गई है, नवीनीकरणीय स्रोत और अनवीनीकरणीय स्रोत। अगर मैं इस चीज के ऊपर डिस्कस करूं तो अनवीनीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, ऊर्जा के वो स्रोत जिनको मतलब जिनकी खपत अगर अपन लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं तो वापस से उन स्रोतों को अपन प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कोयला हो गया, अपना पेट्रोल, डीजल वगैरह जो होंगे, ये वो स्रोत हैं अगर जिनकी खपत अपन कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर वापस से अपन इनको प्राप्त नहीं कर सकते। एक लेवल है इनका, वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। जबकि अगर अपन इस चीज पर बात करें, ऊर्जा के जो नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं वो कौन से स्रोत होते हैं, जिनका अपन कितना भी दोहन कर ले, कितना भी यूज कर ले, वो खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, अपने को पता है सूर्य जो है उससे प्राप्त ऊर्जा अपन डेली कंटिन्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पवन ऊर्जा जो अपने को वायु से प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या होती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो जो ये अपना जैव ऊर्जा या फिर बायो एनर्जी का जो ये लेसन है, इसमें दिखाया गया है या फिर ये बताया जा रहा है पूरे के पूरे लेसन के अंदर कि किस प्रकार नवीनीकरणीय जो स्रोत है उनका यूज करके अपन ऊर्जा या फिर ईंधन का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि नवीनीकरणीय स्रोतों का यूज क्यों, क्योंकि ये वो स्रोत है जिनका अपन कितना भी यूज, कितना भी दोहन कर ले, कितनी भी खपत कर ले, वो खत्म नहीं होते। अगर अपन ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं कि अपन नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो ये स्रोत होते हैं इनका यूज करके ईंधन वगैरह, एनर्जी, ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का जो भविष्य है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए टेंशन की बात नहीं है ये। क्योंकि मान लीजिए अनवीनीकरणीय स्रोत है ये, तो आने वाली जो जनरेशन है, थोड़ी सी जनरेशन वो यूज कर लेगी, धीरे धीरे तो खपत ही होगी। एक लेवल पर जाकर ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो फिर आने वाली जो जनरेशन होगी वो किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करेगी, ईंधन का यूज कर पाएगी, तो ये भी एक समस्या है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक जो है वो इस कार्य में जुटे हुए हैं कि नवीनीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका यूज करके ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा और ईंधन जो है उसका निर्माण किया जा सके। तो अपन इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो जैविक रूप से ऊर्जा जो है उसका फॉर्मेशन किन किन विधियों से किया जा रहा है, जिसमें 6 मेथड्स दे रखे हैं। उन 6 के 6 मेथड्स के ऊपर अपन पूरे के पूरे लेसन में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। तो स्टूडेंट्स, अगर अपन जैव ऊर्जा या फिर बायो एनर्जी के इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में जो मेन जो अपने काम के लिए जो बात दे रखी है वो एक ही चीज दे रखी है, अनवीनीकरणीय स्रोत एवं नवीनीकरणीय स्रोत। ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन बात करें अनवीनीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी मात्रा निश्चित है, मतलब जैसे जैसे अपन उनकी खपत करते हैं, जैसे जैसे अपन उनको यूज करते हैं तो उनकी मात्रा कम हो जाती है। अनवीनीकरणीय का मतलब उनको वापस से अपन प्राप्त नहीं कर सकते अगर वो खत्म हो गए। अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो जो कोयला होता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैसें, नाभिकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या है, अनवीनीकरणीय स्रोत है। अगर अपन इनकी खपत कर लेंगे तो ये अपने को वापस से नहीं मिलेंगे। अब नवीनीकरणीय कौन से स्रोत होते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नवीनीकरणीय का मतलब आप जान गए, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका वापस से अपन प्राप्त कर सकते हैं, जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें अपनी पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा जो अपने को सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा जो अपने को वायु से प्राप्त होती है, इनको अपन कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वो स्रोत होते हैं जो खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक सृष्टि है तब तक अपन इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और इनसे ऊर्जा का फॉर्मेशन भी होता रहेगा। तो अगर अपन देखें कि जो अपन इस चीज पर जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन 82% जो ऊर्जा की खपत है ना वो अपनी अनवीनीकरणीय स्रोतों से है, जबकि अपन जानते हैं ये स्रोत अपन वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। और जो नवीनीकरणीय स्रोत हैं उनसे कितना प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ 18%। तो ये इससे क्या हो रहा है, अपना लॉस हो रहा है। तो वैज्ञानिक जो है आज के टाइम
इस टेक्निक्स पर जोर दे रहे हैं कि अपन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नवीनीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है जैव ऊर्जा का, बायो एनर्जी का। ठीक है, अब बायो एनर्जी किसे बोलते हैं? जैव भार अथवा जैविक स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जैव ऊर्जा कहलाती है। मतलब अपन उनको जैविक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अब जैव भार क्या होता है ये दिखा रखा है, इसमें दे रखा है सामान्यतः जैव भार का अर्थ होता है वह भार या पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अब मेन जो इसमें बोलने का पर्पज है वो यही है कि अपन जैव ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा होता है? जैव ऊर्जा अपने को का स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जैव ऊर्जा अपन सूर्य से प्राप्त करते हैं। अब पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो कुल सौर ऊर्जा होती है उसका लगभग 0.2% जो पारट होता है ना, उस 0.2% पारट प्रकाश संश्लेषित पौधों द्वारा जैव भार में संचित हो जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस पाई जाती है वो ही पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, अब अपन बाकी अदर जो जीव जंतु होते हैं वो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? वो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अब जैव भार क्या हो गया? संपूर्ण जो जीव जगत होता है अपना, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न जो कार्बनिक पदार्थ होता है उस उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? जैव भार कहा जाता है। अगर जैव भार की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो लिख क्या है? संपूर्ण जीव जगत द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? जैव भार बोलते हैं। अगर आपसे जैव ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जाती है तो लिख क्या है? जैविक स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जैव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब अगर आप आगे अपन इस बात पर डिस्कस करें, जो वैज्ञानिक हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा नवीनीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत है उनको ही ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज में क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि एक तो ये टेक्निक सस्ती होती है। ठीक है, नवीनीकरणीय स्थानीय स्तर पर इसको उत्पन्न किया जा सकता है। किस प्रकार से करेंगे आगे अपन जो अपना गोबर गैस है पूरी की पूरी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से वो अपन उसका फॉर्मेशन करते हैं और किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं अपन लोग। एक दूसरी चीज क्या होती है, इससे CO2, SO2 ये क्या है? ये वो हानिकारक गैसें होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन फैलाती हैं। अगर अपन नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का यूज करते हैं तो ये जो हानिकारक गैसें होती है CO2, SO2 ये कम मात्रा में उत्पन्न होंगी तो अपना एनवायरनमेंट में क्या नहीं होगा? पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? और दूसरी चीज क्या है? अपन नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का यूज कर रहे हैं जिनको अपन कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होने वाले किसी भी टाइम। अगर अपन ने एक बार इनसे अच्छी से अच्छी टेक्निक्स यूज में लेना सीख लिया इन सब चीजों को कि भाई इस प्रकार से इतनी एनर्जी का उत्पादन अपन इस चीज से कर सकते हैं और अपना पूरा का पूरा एनर्जी वाला सिस्टम अगर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंड रहता है तो फिर इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि अपने जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये चिरकाल तक रहने वाले जो हैं ऊर्जा के स्रोत हैं, कभी भी शून्य नहीं हो सकते ये। अब आगे दे रखा है कि जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें दे रखा है फर्स्ट जैव भार के बारे में दे रखा है, सेकंड जलाऊ काष्ठ के बारे में, जो लकड़ी होती है अपनी जो जलाते हैं अपन उसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है गोबर गैस या फिर मेथेन गैस, क्योंकि अपन जब बनाते हैं तो उसमें मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए मेथेन गैस या फिर इसको बायोगैस भी बोला जाता है। लास्ट अपना है बायोडीजल। ठीक है, 4th नंबर पे क्या है? बायोडीजल। अब बायोडीजल के बाद में भी अपना जो ये बायोडीजल है, इस बायोडीजल के जैविक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, वानस्पतिक वसीय तेलों से और सेकंड अपना क्या है? पेट्रोपादप। 5th नंबर है अपना स्टार्च एम, जो लेग्नोसेलुलोज से एथेनॉल जो प्राप्त करते हैं वो भी अपना क्या जाता है? जैविक रूप से ऊर्जा के स्रोतों में। और एक सेवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये जो 6 के 6 टॉपिक हैं अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया गया है जैव भार। जैव भार के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैव भार क्या होता है? अपना जो ऊर्जा का स्रोत होता है, अपन जानते हैं जैविक रूप से ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। हमारी पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा का लगभग 0.2% प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा जैव भार में संचित हो जाता है। कितना? जो पृथ्वी के ऊपर जो पहुंचती है अपनी पूरी की पूरी टोटल जो सौर ऊर्जा, उसका 0.2% जो पारट होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो होते हैं उनमें जैव भार के रूप में संचित हो जाता है। वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है जैव भार कहलाते हैं। अब वे सभी पदार्थ कौन से हो गए? बाकी जितने भी सृष्टि के जीव जंतु है ना वो आ जाते हैं इसके अंदर। क्योंकि अपन क्या करते हैं? प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और फिर उसी फूड पर अपन डिपेंड रहते हैं, अपन भी खाते हैं। तो सारे के सारे जो जीव जगत होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। अब ये क्या है? ये एक नवीनीकृत स्रोत है ऊर्जा का। अपन जानते हैं सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, तो ये ऊर्जा का क्या हो गया? नवीनीकरणीय स्रोत हो गया।
आगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जैविक रूप से ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें लैग्नोसेलुलोज युक्त पादप दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लेंगे कौन से मतलब लैग्नोसेलुलोज द्वारा अपन जैविक रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वो पादप कौन से हैं। तो इसमें नीलगिरी दे रखा है, चीड़ दे रखा है, मक्का दे रखी है, गन्ना, चुकंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या आते हैं इस लेसन से पूछे जाते हैं। जो जलीय पादप है उनमें जलकुंभी दे रखी है, अपशिष्ट पदार्थ दे रखा है, कूड़ा करकट, कास्ट है, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दे रखा है वो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो था कास्ट के ऊपर। तो कास्ट से अपन ऊर्जा का यूज, ऊर्जा प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं, ये बात तो ज्यादा कुछ इसके ऊपर डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, आप लोग जानते भी होंगे। अपन घरों में भी क्या करते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, उससे ईंधन अपने को प्राप्त होती है। अब इसमें दे रखा है भारत की लगभग 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, कास्ट ईंधन का उपयोग लघु उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में करती है। कास्ट ईंधन के रूप में प्रयोग हमारे देश में वन विनाश एवं पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ठीक है, ये क्या है, इसका ड्रॉबैक्स है, एक कमी है इसकी, क्योंकि अपन कास्ट ईंधन का जब यूज करते हैं तब क्या होता है, वनों का विनाश होता है। क्योंकि अपन जो अपनी कास्ट होती है, लकड़ियां होती है, वो वनों से प्राप्त करते हैं। और क्या होता है, उसके साथ में अपन उसको जलाते हैं तो थोड़ा सा पॉल्यूशन भी होता है। इसके अलावा कुछ कास्ट के नीचे विशेषताएं दी गई हैं, आसानी से यह प्राप्त हो जाती है, 99% पार्ट इसका ज्वलनीय होता है। उसके बाद में जो उत्तम ईंधन जो कास्ट होती है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में कुछ दे रखा है। जैसे इसकी उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए, जलने पर उच्च कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद में दे रखा है नमी व रेजिन की मात्रा कम हो ताकि शीघ्रता से अपनी जो कास्ट है उसको सुखाया जा सके। जलने पर कम धुआं देने वाली एवं धुएं के साथ दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, ये जो अपनी ईंधन है उसके अंदर कौन कौन से उच्चतम गुण होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब आगे क्या है कि कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, उन प्लांट्स के बॉटनिकल नेम दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसमें ये बबूल, कुमटा, खेर, जामुन, खेजड़ी, इनके क्या दे रखे हैं, ये बॉटनिकल नेम दे रखे हैं। तो आपको ये सारे के सारे बॉटनिकल नेम याद रखने हैं, क्योंकि इनसे फिर एग्जाम में एक या फिर या तो अगर एक देंगे तो एक, या फिर 2-3 देंगे तो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं आपसे। ओके, अब आगे अपन बात करेंगे बायोगैस के ऊपर। तो अगर अपन बात करें बायोगैस या फिर गोबर गैस क्या होती है, तो जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहते हैं। अब ये किस प्रकार से बनाएंगे ये अपन स्टेप्स में देखेंगे। इसके 3 स्टेप्स, मेजर जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप दे रखे हैं। इसमें ज्यादातर अपन किसका यूज करते हैं, जो अपने गाँव में जो पशु वगैरह होते हैं इनके गोबर का यूज करके इस गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसीलिए गांवों में क्या लगाए जाते हैं, गोबर गैस के संयंत्र लगाए जाते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये ऊर्जा प्राप्त करने की एक सस्ती विधि भी होती है और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक है, अब आगे अगर अपन बात करें जो अपना ये गोबर गैस संयंत्र होता है, इसमें अवायवीय किण्वन के द्वारा किस प्रकार से अपन जो ये गैस होती है बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके जो स्टेप हैं वो 3 मेजर स्टेप हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो अपनी बायोगैस की विधि है ये आपको याद रखनी है। इसका एक डायग्राम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे अपन इसके 3 स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ये जो है ये अपना गोबर गैस संयंत्र का डायग्राम दे रखा है, जिसमें एक ओर से गोबर या फिर जो जल है उसका डब्बा सा बनाकर दे रखा है, जिसमें से अपन गोबर या फिर जल डालते हैं जो डाइजेस्टर में जाकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, गैस होल्डर होता है। ओके, और ये गैस होल्डर क्या होता है, इसमें जब गैस का फॉर्मेशन हो जाता है किण्वन की प्रोसेस के द्वारा और जो गैस होती है वो बाहर निकल कर बनती है, उसके बारे में दिखाया गया है। अब अगर आगे अपन देखते हैं तो अपना बायोगैस का फॉर्मेशन के लिए जो 3 स्टेप हैं वो दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाया गया है कि अवायवीय विकल्पी जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस कार्बनिक पदार्थ का जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होगा, जीवाणु आंशिक वायवीय एवं आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा सरल पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्लों में और लास्ट में एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इस स्टेप में क्या होता है, आंशिक वायवीय एवं आंशिक अवायवीय किण्वन के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो फर्स्ट स्टेप में अपने पास सरल कार्बनिक पदार्थ बना है उस सरल कार्बनिक पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्लों में कन्वर्ट करेंगे। कार्बनिक अम्लों में उसको चेंज करने के बाद में लास्ट में वो किस में परिवर्तित कर देंगे, एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देंगे।
अब जो तीसरा चरण होता है अपना, उसमें क्या होता है, मेथाबैक्टीरियम जो होता है, इंपॉर्टेंट है ये मीथेबैक्टीरियम, ठीक है। मीथेबैक्टीरियम द्वारा एसिटिक अम्ल को मीथेन में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। अब अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, इसमें मीथेन गैस का फॉर्मेशन ही तो था अपने पास। और जो संयंत्र में लास्ट में जो पदार्थ बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे कि सैलरी क्या होती है। तो सैलरी क्या होती है, जब मेथेबैक्टीरियम द्वारा एसिटिक अम्ल को मीथेन में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है तो गोबर गैस संयंत्र में जो शेष बचा हुआ पदार्थ होता है उसको सैलरी बोला जाता है, जिसको सुखाकर अपन किस काम में लेते हैं, उसको खाद के रूप में यूज में लिया जाता है। ओके, तो ये 3 स्टेप थे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट चरण में क्या होता है, अवायवीय विकल्पी जो जीवाणु होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड स्टेप में आंशिक वायवीय, आंशिक अवायवीय, वायवीय और अवायवीय दोनों प्रोसेस हो रही है। बैक्टीरियो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो अपना सरल पदार्थ होता है उस सरल पदार्थ को पहले कार्बनिक अम्लों में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में एसिटिक अम्ल में उसको परिवर्तित कर देते हैं। और फिर जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, मीथेबैक्टीरियम जो होता है वो एसिटिक अम्ल को मीथेन में ऑक्सीकृत कर देता है। और संयंत्र में मीथेन के अलावा जो लास्ट में बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको सैलरी बोला जाता है, जिसको खाद के रूप में यूज में किया जाता है। ओके, ये था अपना पूरा का पूरा गोबर गैस जो था, बायोगैस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। इसमें नीचे दे रखा है कि बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है। इसका कारण भी दे रखा है, क्योंकि बायोगैस में उपस्थित 31% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से इसकी क्षमता क्या होती है, प्राकृतिक गैस से कम होती है। यदि CO2 की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, इसका ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया था अपना जो बायोगैस है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से रहता है। अब इस लेसन के जो अपने 3 टॉपिक और बचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे बायोडीजल के बारे में, उसके जो जैविक स्रोत हैं उनके बारे में, और फिर देखेंगे कि बायोडीजल जो होता है इसका क्या क्या महत्व होता है, जिसके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।